प्रिय मित्रों, नमो नमः। आज हम लोग चर्चा करेंगे टीजीटी संस्कृत परीक्षा 2021 के इस 5 विवादित प्रश्नों के ऊपर। इन पांचों प्रश्नों को लेकर के छात्र छात्राओं में अत्यंत संशय व्याप्त है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन यप होगा अर्थात फेल होगा, कौन सा क्वेश्चन कॉमन होगा और कौन से क्वेश्चन का संशोधित आंसर की जारी करेगा आयोग। ठीक। और कुछ लोगों का यह मानना है कि आयोग ने इन पांचों प्रश्नों पर फैसला ले लिया है, बस प्रकाशित करना बाकी रह गया है, ऐसा कह रहे हैं। और उस फैसले में क्या मान रहे हैं कि इसका फैसला, इसका जो चार चक्षुषा का उत्तर आया है, आयोग ने जो माना है वह युधिष्ठिर माना है और बाकी इन 3 प्रश्नों को कॉमन माना है और इसको एक संख्या वाले प्रश्न को यफ माना है। तो हम लोग यह कौन से क्वेश्चन कॉमन होते हैं, कौन से क्वेश्चन यफ होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और कौन से इसमें से होंगे। और साथ ही हम लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इस कॉमन और यफ हो जाने से, देखिए कि मैं सिद्ध करके बताऊंगा आप लोगों को कि यह कॉमन और यफ हो जाने से मेरिट पर कितना असर पड़ेगा और कितना मेरिट फिर जाएगी। ठीक, संक्षेप में इस पर हम लोग आज करेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग यह देखते हैं कि कॉमन और यफ किस किस कंडीशन में किस क्वेश्चन को कॉमन कहा जाता है, किसको यफ कहा जाता है। तो देखिए, यफ अर्थात फेल, फेल किस क्वेश्चन को कहा जाता है और कॉमन, है ना। तो देखिए, फेल तब होता है जब क्वेश्चन को ही गलत पूछ दिया जाता है। जब क्वेश्चन को गलत ही पूछ दिया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को फेल कर दिया जाता है, फिर उसका नंबर किसी को नहीं दिया जाता। भाई, जब हमने क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया तो फिर उस पे चाहे कोई आंसर दे, उस आंसर का तो कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए उस प्रश्न को फेल कर दिया जाता है। और जब फेल हो जाता है तब क्या होता है, मान लेते हैं 125 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फेल हुआ, तो अब जो भी मेरिट बनेगी 124 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है इस पर बनेगी। और उस एक क्वेश्चन का लाभ फिर प्रश्न का उत्तर चाहे सही हो चाहे गलत फिर किसी को नहीं दिया जाता है। अब जो बातें आ गई कॉमन की, अब कॉमन किस क्वेश्चन को कब माना जाता है, कॉमन अर्थात सामान्य, है ना। कॉमन अर्थात सामान्य, यह सामान्य कब मान लिया जाता है कि जैसे कोई भी प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं, 1 2 3 4, इन चारों विकल्पों में मान लेते हैं एक से जब ज्यादा विकल्प सही हो जाते हैं, एक से ज्यादा विकल्प सही हो जाते हैं, जैसे मान लिए पहला दूसरा 2 विकल्प सही हो गया, चाहे एक विकल्प के बजाय 2 या 3 विकल्प सही हो जाते हैं, तब उनको क्या हो जाता है, प्रश्न तो सही है, प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन इस विकल्प में त्रुटि हो जाती है। तो आप कहेंगे भैया हमने पहला लगाया यह भी सही है, दूसरा वाले कहेंगे हमने दूसरा लगाया है यह भी सही है। तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि उस क्वेश्चन को बना दिया जाता है कि क्वेश्चन चलो सामान्य है ना, सामान्य कर देते हैं, तुमको भी नंबर देंगे तुमको भी नंबर देंगे। तो इसका सभी लोगों को जितने क्वेश्चन का नंबर होता है सबको दे दिया जाता है। ठीक, अब ऐसी कंडीशन यफ और कॉमन होने से देखिएगा कितना नंबर किसका बढ़ेगा और घटेगा। अब उन सबों पर भी हम लोग चर्चा अब करेंगे, लेकिन आइए अब इस पर पहले इस कॉमन और यफ के तर्क पर, उसकी कसौटी पर इन प्रश्नों को हम लोग कसते हैं कि क्या इसमें से कौन प्रश्न जो है कि कॉमन होंगे और कौन प्रश्न यफ होंगे। ठीक, तो 4 चक्षुषा आप लोग जान रहे हैं, इस प्रश्न में 4 चक्षुषा वाले प्रश्न में जिसका कि उत्तर यह युधिष्ठिर दिया हुआ है, इस प्रश्न में ना ही यह प्रश्न गलत है और ना ही यह इसमें के चारों विकल्प ही गलत है, यानी ये प्रश्न भी आपका सही है और विकल्प भी सही है। तो आयोग की मजबूरी होगी कि इसका संशोधित आंसर की जारी करेगा, इसको फेल नहीं कर सकता है। और आप लोग जानते हैं कि इसका युधिष्ठिर ही सही होगा, तो हम उम्मीद रखेंगे इसका युधिष्ठिर ही सही होगा। अगर अब चलिए अब हम लोग कृष्ण श्रितः पर चलते हैं। अब इस कृष्ण श्रितः की कंडीशन को देख लेते हैं। तो कृष्ण श्रितः का अगर प्रश्न को देखा जाए तो कृष्ण श्रितः का जो प्रश्न है यह भी सही है, इसका भी प्रश्न सही है और इसका विकल्प भी सही है। बस समस्या कहाँ है, पुस्तकों में दिए हुए मिस प्रिंट को लेकर के समस्या हुई है। उत्तर क्या माना है,
कृष्णाश्रितः, है ना, जबकि इसका बनेगा क्या, कृष्णश्रितः। ठीक है ना। अब आप लोग जरा समझिए, जब इसका विग्रह होता है तो कृष्ण अम धन श्रित सु, सु ये हमारा विग्रह हो गया। अब इसमें जो है अम और सु का लोप हो जाता है, तो क्या बचता है, कृष्ण धन श्रित। अब जब कृष्ण धन श्रित होगा तो जब हम इसको जब हम मिलाएंगे, संधि करेंगे, तो कृष्णाश्रिता तो किसी एंगल से नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो कृष्णाश्रिता ही बनेगा। इसका मतलब कि यह ऑप्शन भी एक ही सही होगा, इसका दो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। और जब दो ऑप्शन इसका सही नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में यदि कृष्णाश्रिता बनता और कृष्णाश्रिता भी बनता, तब इस प्रश्न को, कृष्णाश्रिता वाले प्रश्न को कॉमन किया जा सकता था। लेकिन किसी भी कंडीशन में कृष्णाश्रिता बनने से रहा नहीं। जब बनने से रहा नहीं तो आपका कृष्णाश्रिता ही होगा सही। तो इसमें से जब एक ही ऑप्शन सही होगा तो इसको कॉमन मानने की कोई मतलब चांस ही नहीं है कि आयोग इसको कॉमन माने। अगर कोई विद्वान अपना लाते हैं, खोज करके बता देते हैं कि कृष्णाश्रिता ही होगा, कृष्णाश्रिता भी सही होगा तभी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तो जब इसका विकल्प सेवा केवल यही कृष्णाश्रिता ही सही होगा, तो फिर यह कॉमन नहीं होगा, इसका भी आयोग द्वारा उत्तर की जारी किया जाएगा कृष्णाश्रिता। ठीक। अब इसको लेकर के जो लोग यह भ्रम फैला रहे हो कि आयोग का आंसर की आयोग ने फैसला ले लिया है, यह क्वेश्चन कॉमन हो गया है, अब इसको लेकर के कई छात्र छात्राएं अपोह हो रहे हैं कि हमारा एक क्वेश्चन चला गया। तो आप लोग प्लीज कृपया धैर्य बनाए रहें आयोग के आंसर की आने तक। उन लोगों की बातों में बिल्कुल अफवाहों में न पड़ें। ठीक। अब फाइनल आंसर की आने का इंतजार करिए आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग निरत्यम पर। अब इसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसका आप लोग तो एक बात जान ही रहे हैं कि यह प्रश्न तो बिल्कुल गलत है ही नहीं है, तो यह होने का चांस खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कॉमन होने के कितने प्रतिशत चांसेज हैं। इन दोनों का तो क्लियर है, संशोधित आंसर की आएगा, है ना, और लगभग यही आने चाहिए। अब बात है कि इनकी की कॉमन, निरत्यम में कॉमन कितने परसेंट मान सकते हैं, इसका क्या एक से दो विकल्प सही है या नहीं है। अब उस पर देखिए हम लोग चर्चा करते हैं, और यह ऐसी चर्चा हम लोग अब करेंगे कि आप लोगों अदर परीक्षाओं में भी काम आएगा, इसलिए इसको विद्वत्तापूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसमें देखिए दो ही समास माना है, एक अव्ययी भाव माना है और एक बहुव्रीहि माना है। अब हम बताते हैं आप लोगों को कि किस कंडीशन में अव्ययी भाव होगा, किस कंडीशन में बहुव्रीहि होगा। सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास को देखेंगे कि निरत्यम में कैसे अव्ययी भाव समास हो रहा है, तत्पश्चात देखेंगे कि इसी में कैसे बहुव्रीहि समास हो रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसे कॉमन हो रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग इस शब्द को आप लोग जानते होंगे, जो कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 12वें नंबर पर आया है, निरत्ययम साम्न दान वर्जितम। पहला ही वर्ड यही है, निरत्ययम। ठीक है। इसमें जो अत्यय शब्द आया है, पहले हम लोग इसके अर्थ को जान लेते हैं। अत्यय का अमर कोश में जो अर्थ लिखा हुआ है तो वह है अति उपसर्ग पूर्वक इण धातु लगा करके भावे घन भावे अच, है ना, अर्थात भाव अर्थ में अच प्रत्यय लगा करके अत्यय बनता है, जिसका अर्थ होता है मृत्यु, है ना, और दोष। ठीक। मृत्यु, दोष, अतिक्रमण, ये सारे अर्थ होते हैं। ठीक। अब यहां पर जो अर्थ लिया गया है, क्या अर्थ लिया गया है, दोष का अर्थ लिया गया है ना, कि दोष। अब इसका जो अर्थ है दोष से रहित या दोष का अभाव। अब यह बातें हम लोगों का देखना होगा। अब इस सब चीजों को हम लोग आइए चर्चा करते हैं। मित्रों यह परीक्षा, अगले भी परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए अव्ययी भाव समास में सूत्र जो आया है,
अव्यय विभक्तिम समीप समृद्धि व्यर्थी अर्थाभाव और फिर अत्यय। यहाँ पर आप लोगों को दो वर्ड मिलते हैं। एक तो मिलता है अर्थाभाव और एक हम लोगों को मिलता है अत्यय। ठीक, हम लोग अब इसी दोनों शब्दों को लेकर के चलते हैं यहाँ पर। तो वहां पर कह रहे हैं कि अव्यय का इस अर्थाभाव अर्थ में समास होता है और उस अव्यय का अत्यय के अर्थ में भी समास होता है। अब देखिए जो वहां पर समास दिया हुआ, पहले हम उसका उदाहरण रख रहे हैं। निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम यही दिया हुआ है ना। इसका विग्रह क्या है? मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिकाणाम अभावः अर्थात मक्खियों का अभाव, मक्खियों का अभाव। उसी प्रकार से और भी दिए हुए निर्विघ्नम, निर्विघ्नम है ना, विघ्ना नाम अभावः अर्थात विघ्न का अभाव। ठीक उसी प्रकार से यह भी बन सकता है निरत्ययम का, है ना, निरत्ययम का भी बन सकता है क्या? अत्ययानाम, अत्ययानाम भावः, अत्ययों का अभाव अर्थात जो अभी हम लोग अर्थ लगाए थे दोष, इसका अर्थ क्या क्या लगाया था? अत्यय का दोष। तो दोष का अभाव बन गया। ठीक, यह हम लोगों के अर्थाभाव में दिया हुआ है। और अत्यय में जो उदाहरण व्याकरण में हम लोगों के दिए हुए लघु सिद्धांत कौमुदी में, वह दिया हुआ है अति हिमम, अति हिमम है ना, अर्थात हिम का नाश, हिम का नाश। मित्रों यह परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। अर्थाभाव और अत्यय में, इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि अर्थाभाव का अर्थ होता है कि वस्तुओं का अभाव, वस्तुओं का क्या हो जाता है यहाँ पर? अभाव, है ना। और अत्यय का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर नाश, कि वस्तु का नाश। तो वस्तु के अभाव और वस्तु के नाश, इन दोनों शब्दों में अंतर है ना। तो अति हिमम दिया हुआ है यहाँ पर कि हिम का नाश। ठीक, लेकिन यहाँ पर यह जो हमारे शेखरकार जो नागेश भट्ट है, जिन्होंने लघु शब्देन्दु शेखर इत्यादि जो ग्रंथ लिखे हैं, उद्योत नामक टीका भी लिखी है, वह नागेश भट्ट कहते हैं कि यहाँ पर अति हिमम यह लिखना ही गलत है। उन्होंने यह सिद्ध किया है अति हिमम के जगह पर निर्हिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्हिमम, अर्थात हिम का नाश। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह जो निर जो अव्यय है, यह नाश के अर्थ में भी प्रयोग होता है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, आप लोग देख सकते हैं भैमी व्याख्या के पृष्ठ संख्या 31 पर। मैं कोई अपने से नहीं, मैं सिर्फ पुस्तकों की प्रमाणिक बातें कह रहा हूं। वहां पर निर्हिमम लिखा हुआ है। अगर हम इसके दृष्टि से अगर हम इसका अगर समास करते हैं तो बनता है क्या? निरत्ययम, अर्थात दोष का नाश, अर्थात दोष का नाश। अब बातें समझ में आ गई। तो हम यह देखते हैं कि अत्यय के अर्थ में भी, अभाव के अर्थाभाव के अर्थ में भी ये निरत्ययम हमारा बन जा रहा है ना, दोनों में। ठीक, तो ये रहा अव्ययी भाव समास का। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं जो है कि बहुव्रीहि समास का। किसमें बहुव्रीहि समास देखिए कैसे हो रहा है। ठीक है ना। तो ये हो रहा अव्ययी भाव का, हम लोग इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, तो जो अव्ययी भाव समास में एक आप लोगों को वार्तिक आता है, प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तर पद लोपः। उसी वार्तिक में यह पठित है जैसे कि निर्घृणः। देखिएगा, निर्घृणः यह शब्द पठित है ना। इसका जो विग्रह किया हुआ है निर्गता घृणा, निर्गता घृणा यस्मात्। ठीक, अर्थात जिसमें से यह घृणा निकल गई है, सह निर्घृणः। निर्गता घृणा यस्मात् सह निर्घृणः, जिसमें से घृणा निकल गई हो, ऐसा हमें प्राप्त होता है। ठीक, इसी में हमें निर्लज्जः भी प्राप्त होता है। ठीक,
तो उसी तरह से हमारा निरत्ययम भी बन सकता है ना, निरत्ययम। ठीक, अब निरत्ययम बनेगा तो क्या हो जाएगा, निर्गतः अत्ययः, निर्गतः अत्यय। अर्थात कहने का भाव इनके यह है कि जिसमें से यह अत्यय अर्थात दोष निकल गया हो, जिसमें से यह दोष निकल गया हो उसे हम निरत्ययम कहते हैं। अब बातें समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमारा यह बहुव्रीहि में भी बन जा रहा है। अब देखिए दोनों कंडीशन में यह बन रहा है, अर्थात दोनों विकल्प सही हो सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक बात हम यहीं पर साथ लगे और भी चर्चा कर लेना चाहते हैं। जो यही उन्होंने लिखा है भैमी व्याख्या में आप लोगों को मिलता है कि जो कि निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, वह लिखते हैं कि यह तो है, तो अब इसमें पूछ दिया जाए व्ययी भाव समास है, ठीक है। लेकिन जब यही आप लोगों को यह निर्मक्षिकम यदि किसी स्थान आदि का विशेषण बन जाएगा, है तो अव्ययी भाव समास, आप लोगों ने तुरंत लगा देंगे अव्ययी भाव समास है इसमें। लेकिन यदि यही निर्मक्षिकम जब किसी स्थान का विशेषण बन जाए, यार वह जो स्थान है वह मक्खियों का अभाव है, वहां पर मक्खियां नहीं है, यदि स्थान विशेषण बन जाएगा तो यही आपका बहुव्रीहि भी बन जाता है। तब इसका सिर्फ विग्रह में अंतर होगा, और इसका विग्रह क्या होगा, निर्गता, निर्गदा मक्षिका अस्मादिति निर्मक्षिकम, है ना, अस्मादिति निर्मक्षिकम, ठीक है, हो जाएगा, आप लोग समझ लीजिए, निर्गता मक्षिका अस्मादिति निर्मक्षिकम। और इसका क्या हो जाएगा, मक्षिकाणाम अभाव। तो यह अगर हमको यह समास जब पूरा अगर बना हुआ है तो हम कैसे समझ सकते हैं भाई यह विशेषण में पूछ रहा है कि हमको जो है कि यह समास पूछ रहा है। जब विशेषण में लेंगे तो बहुव्रीहि समास अव्ययी में ले, और जब इस तरह से लेंगे तो अव्ययी भाव समास में हो जाएगा। आगे बातें समझ में। ठीक यही कंडीशन हम निरत्ययम के साथ भी रख देते हैं कि यदि निरत्ययम यदि सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से पूछेगा, यदि इसमें व्याकरण की दृष्टि से ही सिर्फ यदि पूछता है, इस निरत्ययम में बस व्याकरण दृष्टि रखेगा, तो आपको अव्ययी भाव भी हो जाएगा और आपको बहुव्रीहि भी होगा, दोनों समास। तो जब दोनों समास होंगे तो हमारे परीक्षा में दिए हुए दोनों विकल्प सही होंगे। और जब यह निरत्ययम यदि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे साहित्य में आया हुआ है अगर उसके हिसाब से अगर पूछता है, तो साहित्य में जो राजेंद्र मिश्र की किताब है उसको निरत्ययम में बहुव्रीहि समास माना है, उसको उसमें बहुव्रीहि समास माना है। लेकिन उसमें भी जब वो विशेषण मानेगा तब बहुव्रीहि समास होगा। इस तरह से तो अव्ययी और बहुव्रीहि दोनों हो सकते हैं। अब वह प्रश्न करता जाने कि हमने विशेषण के दृष्टि से पूछा है कि व्याकरण के दृष्टि से पूछा है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों के जो निरत्ययम के जो विकल्प हैं वह दोनों मैचिंग करते हैं, अर्थात दोनों सही हो सकते हैं। जब दोनों सही हो सकते हैं यह क्वेश्चन कॉमन पे जाएगा, हो सकता है यह क्वेश्चन कॉमन पे जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अनुसूया की। तो इस क्वेश्चन को सब जैसे 2009 से इस पे चर्चा चल रही है, 2009 से ही जब चल रही है तो कभी क्या हुआ, इसको जो है कि यफ माना है और कभी जो है कि यफ नहीं, कभी प्रियमोदा माना है, कभी अनुसूया माना है। लेकिन जो लास्ट बार जो माना है वह अनुसूया ही माना है। तो इसलिए हम समझते हैं कि इस प्रश्न को अगर वह यफ ही कर दे तो बेहतर रहेगा। लेकिन इस प्रश्न को हम लोग यह सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि यफ होगा कि सी होगा, क्योंकि कभी अनुसूया है तो कभी प्रियमोदा है, लेकिन जो अंतिम बार माना है वह अनुसूया माना है। इसलिए ज़्यादा चांसेज है कि अनुसूया ही सही माने, क्योंकि अंतिम फैसला वह कोर्ट का अनुसूया का ही है। अब बात करते हैं अब संख्या का। तो संख्या वाले क्वेश्चन में आप लोग जानते ही हैं कि संख्या वाला क्वेश्चन ही गलत था, यहाँ पर प्रश्न ही गलत है। यह क्या था,
प्रश्न ही गलत था, मिस प्रिंटिंग के वजह से, चाहे जिस वजह से यह प्रश्न ही गलत था, तो यह प्रश्न क्या हो जाएगा, एफ। तो अब बातें समझ में आ गई कि इन दो प्रश्नों के, है ना, इन दो प्रश्नों के संशोधित आंसर आएंगे। एक प्रश्न यह कॉमन हो सकता है, इस प्रश्न के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अंतिम फैसला यदि मानता है तो अनसुईया ही होगा और यह प्रश्न यफ होगा। ठीक, अब इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी अगर भ्रमित करता है तो कृपया आप लोग धैर्य बनाए रहें, फाइनल आंसर की आयोग की आने दीजिए। अब हम लोग चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इस कॉमन और एफ होने पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले मित्रों हम लोग कॉमन को देखते हैं कि जब क्वेश्चन को कॉमन किया जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा। तो इसके देखिए 4 प्रकार से परिवर्तन होंगे, एकदम समझिएगा आराम से। मान लेते हैं किसी छात्र या छात्रा का 99 क्वेश्चन है और किसी का जो है कि 100 क्वेश्चन है ना। यह कब की स्थिति है, जब आयोग का भी फाइनल आंसर की नहीं आया है, उस फाइनल आंसर की आने से पहले ही उसका एक का 99 है और एक का 100 क्वेश्चन है। ठीक, अब फाइनल आंसर की आती है, जब फाइनल आंसर की आती है तो उसमें एक क्वेश्चन को हम मान लेते हैं कि कॉमन मान लिया जाता है। जब एक क्वेश्चन को कॉमन मान लिया जाता है तो जिस क्वेश्चन को कॉमन माना गया उसको लेकर के 4 कंडीशन होंगे, उन चारों को समझते हैं। पहला कंडीशन होगा कि इसका जो है कि सही होगा और इसका जो है कि मान लेते हैं गलत होगा। ठीक, जो क्वेश्चन कॉमन माना गया इसका ऑलरेडी पहले से सही था तो उसको जोड़ करके 99 था, और जो क्वेश्चन कॉमन माना गया इसका ऑलरेडी पहले से था वो जोड़ा ही नहीं था। तो जब कॉमन माना जाएगा तो नंबर दोनों को दिया जाएगा, तो इसको नंबर दिया भी जाएगा तो क्या फायदा, ये तो पहले से ऑलरेडी इसका सही था तो उसने जोड़ रखा था कि मेरा 99 क्वेश्चन है, तो इसका कितना रह जाएगा, 99 ही रह जाएगा। और इसका जब एक क्वेश्चन जब मिलेगा तो इसका जो है कि 101 क्वेश्चन हो जाएगा। अब बातें समझ में आ गई। ठीक, ये रहा हम लोगों का पहला कंडीशन। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। दूसरे कंडीशन में हम मान लेते हैं, चलिए इसका गलत है और इसका सही है। ठीक, तो जब इसका गलत था, इसका तो पहले से गलत था उसको छोड़ करके है, तो इसका कितना हो जाएगा, अब गलत वाले का 99 में एक जुड़ जाएगा 100, और इसका सही था उसको लेकर के इसने अपना 100 जोड़ा था तो उसको एक कम हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 99, है ना। अब देखिए, अब यह उसके उस छात्र छात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन कॉमन माना गया, अब वह जो है कि मेरा सही था या गलत था। अगर ऐसा होता है तो देखिए यहाँ पर 99 और 101, यहाँ पर जो है फर्क पड़ा हमें 2 नंबर का, और यहाँ पे अंतर आ जाएगा। जो ये 2 क्वेश्चन से जो यह प्लस था ये वाला लड़का, अब यहाँ पर यह 1 नंबर से माइनस में चला गया, इससे पीछे हो गया। इससे जहां पर यह 2 क्वेश्चन गलत हुआ कॉमन का अंक जोड़ करके, अब यह 1 क्वेश्चन माइनस में चला गया। अब हम लोग तीसरा कंडीशन मानते हैं। तीसरा कंडीशन यह मान लेते हैं कि चलिए दोनों का गलत है, इसका भी गलत है और इसका भी गलत है। तो जब इसका भी गलत होगा और इसका भी अब गलत होगा तो नंबर दोनों के 1-1 नंबर तो दिए ही जाएंगे, 99 वाले को भी 100 वाले को भी। तो 99 वाले का हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 101। तो अभी भी यह पूर्ववत की भांति जैसे 99 और 100 में एक डिफरेंट था, यहाँ पर भी फिर वैसे ही एक ही डिफरेंट रह जाएगा, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। अब हम लोग चौथे कंडीशन पर चलते हैं कि दोनों का यदि हम मान लेते हैं कि सही निकल जाता है, तब वह क्वेश्चन जो कॉमन माना गया वह क्वेश्चन दोनों का सही था। पहले सही को जोड़ करके इसका 99 इसका 100 था, तब नतीजा क्या होगा, दोनों को 1-1 नंबर जो मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से जोड़ चुके हैं, उनका जोड़ करके 99 और 100 था। ठीक है, तो अब जब पहले से ही सही था तो यहाँ पर पूर्ववत की भांति सिर्फ 99 और 100 ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों का ही तो सही था, तो दोनों का पहले से ही जोड़ रखे हैं,
तो अब कॉमन वाले का नंबर मिलेगा भी, 3 लोगों का कोई फायदा नहीं होगा, 99 और 100 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों यह 4 कंडीशन बनती है, एक ये और एक ये। ठीक, यह 4 कंडीशन हम लोगों की बनती हैं। कब होगा? जब यह कॉमन नंबर दे दिया जाएगा एक, तब यहां पर कॉमन होने पर अगर यह इस कंडीशन में है तो यह वाला लड़का इससे 2 क्वेश्चन आगे चला जाएगा। अगर ये गलत सही वाला कंडीशन है तो ये क्वेश्चन नंबर ये आगे चला जाएगा। अगर दोनों गलत हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन ये भी बढ़ेगा, एक क्वेश्चन ये भी बढ़ेगा, और दोनों सही है तो पूर्ववत की भांति रह जाएंगे। तो यह 4 फर्क आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंट यहां पर होगा। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन एफ हो गए हैं अर्थात फेल हो गए हैं। अब इन क्वेश्चनों के अब करने पर क्या होगा, तो इसमें भी हम रख लेते हैं एक छात्र 99 और एक छात्र 100। यह 2 अंकों को इन्होंने प्राप्त किया है। जब इन 2 अंकों को प्राप्त किया है तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन कब, जब आयोग के आंसर की आई है उससे पहले की बात है ना। फाइनल आंसर की आने से पहले उसका 99 है और एक का 100 है, और फाइनल आंसर की आई तो जो संख्या वाला क्वेश्चन है वो एफ कर दिया गया। जब एक क्वेश्चन एफ कर दिया गया तब क्या कंडीशन होगा, अगर इसका पहले से ही सही है और इसका गलत है, जो पहले आंसर की आई थी उस आंसर की में यदि यह सही था, सही को लेकर के 99 है, और ये गलत उस क्वेश्चन को गिना ही नहीं, उसको छोड़ करके 100 है, तो जब फेल हो जाएगा तो इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, इसका क्वेश्चन 98 हो जाएगा और इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 100 रह जाएगा। इस पे अब यहाँ पर कितने नंबर का फर्क पड़ गया, इसको यहाँ पर 2 नंबर का अंतर आ जाता है छात्र छात्राओं में। अब इसमें जो अब दूसरा कंडीशन बनेगा कि क्या होगा, ये गलत हो सकता है, इसका वो क्वेश्चन गलत होगा और इसका सही होगा। जब इसका गलत होगा इसका सही होगा तो गलत वाले का क्या होगा, अब ये गलत था उसका ऑलरेडी पहले से ही, और उस क्वेश्चन को निकाल भी दिया गया, तो जो उसका पहले से गलत था उसको निकाल भी दिया गया तो कोई बात नहीं, उसका 99 पहले था और अब भी रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन वाले का तो पहले वह क्वेश्चन सही था ना, जब उसको निकाल दिया गया तो यह भी 99 पर आ जाएगा, यानी अब दोनों लोग इक्वल हो जाएंगे यह क्वेश्चन के निकाल देने से, है ना। अब तीसरा जो कंडीशन बनेगा, ठीक, वह क्या होगा, दोनों लोग जब गलत होंगे, दोनों लोगों का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही गलत होगा। जब जो क्वेश्चन पहले से ही गलत है अब उसको हम जोड़े भी नहीं, उस क्वेश्चन को निकाल भी दिया जाए तो कितना फर्क पड़ेगा, 99 और 100 बस पहले की ही तरह रह जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अब जो चौथा कंडीशन जो बनेगा, दोनों लोगों का मान लेते हैं वह क्वेश्चन सही मेरा भी था और 100 क्वेश्चन जिसका आ रहा था उस 100 क्वेश्चन वाले का भी सही था। तो अगर ऐसी कंडीशन जब बनेगी तो दोनों लोगों का वो सही वाला तो निकाल दिया गया, तो एक एक नंबर कम होकर के क्या हो जाएंगे 98 और ये हो जाएंगे 99। अर्थात जो एक नंबर का डिफरेंट जो पहले था वो सेम यहाँ पर भी बरकरार रहेगा, है ना। तो ये कंडीशन होंगी एफ और कॉमन होने पर। अब आप लोग अपना अपना यह डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा उस क्वेश्चन को लेकर के कौन एफ था और कौन नहीं था। आगे बातें समझ में, अब इसको आप लोग आराम से समझ सकते हैं, यही 4 कंडीशन होंगी। अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जो आप लोग आयोग के आंसर की अभी तक नहीं आई है तो आप लोग समझ लीजिए कि हम कितने क्वेश्चन पर हैं और इन 5 विवादित प्रश्न में हमारी क्या स्थिति है, और इतने क्वेश्चन अगर अब कॉमन आएंगे तो हमारा क्या स्थिति होगा, स्वयं आप लोग अब इसमें से कितने डिफरेंट पर आएंगे समझ सकते हैं। अच्छा, अब बात हो गई कि अब मेरिट पर क्या असर जाएगा। तो मेरिट के लिए मित्रों मैंने पहले से भी कह रखी है, ठीक है, कि आप लोग अगर जो ध्यान से सुनिएगा कि जो कॉमन को जोड़ करके, है ना, जो इस कॉमन को जोड़ करके भी अगर 113 आ जाते हैं, चाहे फेल को हटा करके,
फेल को हटा करके कॉमन को ले करके भी नंबर, कॉमन का नंबर पा जाते हैं। जैसे मान लेते अभी फिलहाल 111 है और कॉमन का नंबर पा करके वह 112 113 हो गए, तो इनका सिलेक्शन सुनिश्चित है। और जो लोग वर्तमान में 113 हैं, जो लोग वर्तमान में 113 हैं, जनरल बालक वर्ग की बात कर रहे हैं हम, ये जनरल बालक वर्ग की बात कर रहे हैं। बाकी सभी मेरिट के लिए वीडियो हम बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसको दे देंगे, हम पेज एंड में भी हम डाल देंगे। ठीक, तो सेम वही चीजें रहेंगी, वही कंडीशन होगा, इस पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। अगर जिसका मान लेते भी वर्तमान में 111 है, अगर कॉमन का जोड़ करके वह आ गया 112 या 113 पर आ गया, तो ये अपना सिलेक्शन सुनिश्चित समझे। अब जो कॉमन पा करके अगर 114 चला जाए, 115 चला जाए, तो उसका तो सोने पे सुहागा, वो तो और भी कन्फर्म है, उसको तो टाल ही नहीं सकता कोई। लेकिन यदि कॉमन नंबर पा करके कोई जनरल बालक वर्ग में यदि 112 और 13 भी पाता है, तो उसका सिलेक्शन सुनिश्चित है। आप लोग इसीलिए कोई टेंशन न लें किसका कि कितना अंतर पड़ेगा, क्योंकि भाई वो होगा तो सबके लिए, हाँ हो सकता है किसी किसी बालक वर्ग को नीचे करेगा, किसी को ऊपर करेगा, किसी को नीचे दबा देगा, किसी को ऊपर दबा देगा, लेकिन लगभग लगभग यही रेशियो रहेगा। आप लोग चाहेंगे तो इसको देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि जब तक आंसर की नहीं आ जाती है, आप लोग बिल्कुल धैर्य रखिए, किसी के बहकावे में आकर टेंशन मत लीजिए। ठीक है मित्रों, नमो नमः।